नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में देश के प्रतिष्ठित संपादक श्रवण गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं और बात करना है, आज विश्लेषण करना है कि हमारी संसद में किस प्रकार की बहस होती है। कभी संविधान सभा की बहस हम पढ़ते हैं तो एक उच्च स्तरीय बहस हमें उसमें दिखाई देती है और ये बौने लोग शासक बन गए हैं और जिस प्रकार से बहस करते हैं वो नहीं जानते हैं कि उनका इतिहास कैसा है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन देख रहा था और उसमें बताया गया था कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जिन्ना के दबाव में भारत को दगा देने वाला काम कांग्रेस ने किया है वंदे मातरम के विरुद्ध। हालांकि ये तो इतिहास गवाह है कि जिन्ना के मुस्लिम लीग के साथ सावरकर की हिंदू महासभा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हिंदू महासभा तीन तीन प्रांतों में अंग्रेजों की कृपा से सरकारें चला रही थी। मेरे ख्याल से मोदी जी को यह ख्याल आना चाहिए, मगर इतिहास का जिस प्रकार से विकृतीकरण कर रहे हैं उस ऐसे वक्त में श्रवण जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि जिस प्रकार की डिबेट संसद में हो रही है उसका लेवल क्या है, तथ्यों को कैसे मरोड़ा जा रहा है और जिस प्रकार से वो गोदी मीडिया में उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है और इतिहास का विकृतीकरण हो रहा है। मेरे ख्याल से यंगर जनरेशन के लिए तो अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाद में ये गोदी मीडिया ही तो स्रोत है जानकारी का और उनका मानस प्रदूषित हो रहा है ऐसा मानते हैं। हम सीधे चलते हैं श्रवण जी के पास। श्रवण जी, आपका सीधू ने सट में फिर से एक बार स्वागत है और आपसे अनुरोध है कि आप कृपया संसद की ये डिबेट पर अपनी राय प्रकट करें, अपना विश्लेषण प्रकट करें। देखिए, 6 दिसंबर को इन्होंने बाबरी ढहाई थी और 8 दिसंबर को विपक्ष ने इनका किला ढहा दिया संसद में। 8 दिसंबर का जो दिन है वो भारत के इतिहास में बहुत ही उल्लेखनीय दिन हो गया है। वो दिन ऐसा हो गया है कि जो कुल्हाड़ी इन्होंने बाबरी मस्जिद पर चलाई थी वो इन्होंने आज 8 दिसंबर को अपने पैरों पर चलाई। इतिहास पर हथौड़े चलाना, बाबरी पर जैसे हथौड़े चलाए वो इतिहास पर हथौड़े चलाए। मोदी जी 8 दिसंबर को सोमवार को भारत की आजादी के इतिहास पर हथौड़े चला रहे थे और उसको तहस नहस कर रहे थे। वो नेहरू को देशद्रोही बता रहे थे। देखिए, ये जो हुआ 8 तारीख को वो अद्भुत हुआ। अगर वो नहीं होता तो हमको पता नहीं चलता कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे एनडीए का मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर, इतिहास का ज्ञान, संविधान का ज्ञान, संविधान के प्रति कितनी आस्था है, ये पता नहीं चलता। सही बात है। नागरिकों को पता नहीं चलता, गुजरात को भी पता नहीं चलता। गुजरात ने तो आज़ादी के लिए बहुत बड़े बड़े लोग दिए, सरदार दिए और बापू दिए, बहुत सारे मोरारजी भाई दिए, कई लोग दिए। तो ये कल की जो डिबेट थी सोमवार की 8 दिसंबर की,
इसकी कई चीजें इंपॉर्टेंट है और जब भी चुनाव होता है, कहीं आता है, तो चाहे यूपी में आएगा या तेलंगाना में आएगा, कहीं आएगा, मोदी जी इतिहास को ले आते हैं। पार्टीशन उनका प्रिय विषय है। आप पूछेंगे कि पार्टीशन के टाइम पे मोदी जी की क्या उम्र थी, तो आप खुद निकाल लीजिए कि उनका जन्म कब हुआ था और पार्टीशन कब हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है क्या जो अभी आजादी के पहले का जी कितने जितने लोग हैं सबको तो इन्होंने कूड़े कचरे में डाल रखा है, और जिनको आजादी का कोई भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो देश को आजादी के बारे में बता रहे हैं। 8 दिसंबर के भाषण की 3 विशेषताएं। पहला विशेषता ये कि बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं और बिहार के चुनाव से के नशे में है बीजेपी। उसकी खुमारी अभी उतरी नहीं 14 नवंबर के बाद से। वो जो नशा था, जो मतलब नेहरू जी के जन्मदिन पर जो नशा चढ़ा, वो 8 दिसंबर को नेहरू जी के पर आक्रमण करके प्रकट हुआ। बाल दिवस के दिन जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे बिहार में नेहरू जी के जन्मदिन पर, और 8 तारीख को नेहरू पे सबसे ज्यादा हमले किए। तो एक तो ये कि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और वो जीतना है, नहीं जीतेंगे तो नाक कट जाएगी और ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि बिहार का चुनाव बेईमानी से जीता गया। तो इसलिए चुनाव तो जीतना पड़ेगा। दूसरा ये कि कांग्रेस पर हमला करना है और ममता का नाम नहीं लेना है। आप सोचिए कि बंगाल में चुनाव, ममता का कोई नाम नहीं लिया। जैसे महिलाएं पति का नाम नहीं लेती हैं, वो इधर उधर से बोलती हैं, तो वैसे बंगाल का नाम नहीं है, टीएमसी का नाम नहीं, ममता का नाम नहीं, और जिस कांग्रेस का बंगाल में कोई लेना देना नहीं है उस पर हमला है। अब मोदी जी ने जो गड़बड़ कर दी बीजेपी के साथ, कि सारी संभावनाएं खत्म कर दी वहां जो बंगाल में हो रही है, वो यूं कर दी, मतलब 8 दिसंबर का जो सेशन है पार्लियामेंट का, उसको केवल 2 भाषणों के लिए याद करना चाहिए या 3 भाषणों के लिए। एक तो मोदी जी का, जो उस पूरी फिल्म के नायक हैं। दूसरा प्रियंका गांधी। और तीसरा महुआ मोइत्रा का। आपके जो दर्शक हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि महुआ मोइत्रा का यूट्यूब पर जरूर सुने, नहीं सुना हो तो। आपको पता चलेगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री तथ्यों को कितना तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है। ये सिर्फ 2 भाषण सुन लीजिए। मैं गोगोई के भाषण का नहीं कह रहा हूं, पर सिर्फ प्रियंका और मोइत्रा का भाषण सुन लीजिए। उसमें पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने, नेहरू ने जिन्ना के सामने घुटने टेक दिए और
नहीं टेके की टेक दिए, और वो जो 1937 में हुआ वंदे मातरम को लेके, क्या वही पार्टीशन का आधार बना? तो आपको पता चलेगा कि वंदे मातरम के न तो टुकड़े हुए, न नेहरू ने जिन्ना के सामने झुक गए, घुटने टेके, और आपको पता चलेगा कि ये हमारे दर्शकों को पता चलेगा कि वंदे मातरम जो गाया जाता है वो उसके स्वरूप को आजादी की लड़ाई के समस्त नेताओं ने एक स्वर से सहमति प्रदान की, और उसके मूल में तीन संस्थाएं, तीन व्यक्ति या चार व्यक्ति हैं। एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, एक सुभाष बाबू हैं, और एक संविधान सभा है। रविंद्र बाबू ने, सुभाष बाबू उनके पास गए, टैगोर ने उसको फाइनल किया, और संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें तमाम देश के बड़े बड़े नेता हैं थे, उन्होंने उसको अप्रूव किया। उन्होंने कहा ये जो हुआ संसद में उसको दोहराने की इसलिए जरूरत नहीं हरि भाई की, कल लोगों ने भी सुना, अखबारों में भी आज छपा है। गोदी मीडिया ने जिस तरह से छापा, गोदी चैनलों ने जिस तरह से पीएम को महिमा मंडित किया, उस सब का उल्टा असर हुआ। और असर ये भी देखा गया कि पीएम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोकसभा में बैठ के सुनते कि उनकी बात पर विपक्ष क्या कह रहा है। जैसे कोई होता है ना बच्चा, वो दुकान पे कोई आदमी बैठा है, उसको गाली दे के भाग जाए, ये ऐसा है। तो आप सोचिए कि प्रियंका गांधी ने जिन चीजों को उठाया, उसमें केवल एक चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है, और बीजेपी बौखला गई है उससे। और वो ये चीज है प्रियंका गांधी ने कही, जो राहुल गांधी नहीं कह सकते थे, कि नेहरू जी पर जितनी गालियां देना हो उसकी लिस्ट बना के एक दिन तय कर लीजिए और लोकसभा में उस पर बहस कीजिए, जैसे आप इस पर कर रहे हैं, वंदे मातरम पर, नेहरू पर कीजिए, और फिर बंद कर दीजिए नेहरू को गाली देना। आप वंदे मातरम को का मुद्दा उठाकर आजादी की, ये लोग तो मुखबिर थे, अंग्रेजों से मिले हुए थे, आपने भी सही कहा, बात। आपने भी बताया कितने राज्यों में ये अंग्रेजों की कृपा से बने हुए थे, आपने बताया। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि लंदन में सावरकर ने वंदे मातरम गाया। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि राष्ट्रगान कभी कितने 50 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर में गाया नहीं गया और तिरंगा नहीं लहराया गया, वो नहीं बताया। महुआ मोइत्रा ने बताया कि अंडमान की सेलुलर जेल में कुल कितने लोग बंद थे, उसमें कितने बंगाल के थे, कितने पंजाब के थे, ये बताया। मोदी जी के पास कोई आंकड़े नहीं है।
महुआ मोइत्रा ने क्या किया कि वंदे मातरम की एक एक पंक्ति का हिंदी में पढ़ा और उन्होंने कहा कि आज शस्य श्यामला के क्या हाल हैं। उसकी एक एक पंक्ति का उन्होंने हाल बताया, देश में क्या चल रहा है, सुजलाम क्या है, सुफलाम क्या हो रहा है, मलय शीतलाम क्या हो रहा है, सब बताया। और प्रियंका गांधी ने यह कहा कि मोदी जी हमेशा अतीत में ले जाते हैं देश को, पास्ट में, क्योंकि उनके पास फ्यूचर के लिए कुछ है ही नहीं और वर्तमान पर भी बात नहीं करते हैं। आप अगर 2021 का उनका भाषण, उनका उनका जो उन्होंने जो नोट जारी किया था, ट्विटर पे लिखा था कि 14 अगस्त को विभीषिका, विभाजन की विभीषिका के रूप में मनाया जाना चाहिए। 21 में, 2022 में चुनाव होने वाले थे, अगस्त में उन्होंने ये कहा। अब फिर चुनाव है तो पार्टीशन, तो पार्टीशन में भी बंगाल का विभाजन भी उठाना है अपने को, वंदे मातरम के साथ क्या हुआ वो भी उठाना है, नेहरू को भी गालियां देना है। बंगाल में बीजेपी का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो हुआ कल या सोमवार को, उसमें अपमान नेहरू का नहीं हुआ, टैगोर का और सुभाष बाबू का हो गया। आप अगर इतिहास का पता करें तो जो हमारा राष्ट्रगान है, जनगण मन जो है, उस वो भी ओरिजिनली बहुत लंबा है, पर उसको भी गुरुदेव ने छोटा करके अपने हाथ से उतना ही रखा जितनी जरूरत है। जी। आनंद मठ जो है वो पूरा का पूरा एक सांप्रदायिक मुस्लिम विरोधी उपन्यास है, और उसमें अगर आप पढ़ें उसके अंशों को तो आप पाएंगे कि उसमें महिमा मंडन अंग्रेजों का हुआ है, मुस्लिमों का को अपमानित किया गया। सर 5 बार उसका उन्होंने रिवाइज किया था, सरकारी नौकरी कर रहे थे तो बंकिम बाबू। तो इसलिए हमारे मोदी जी भी जो हैं, जैसा मैंने कहा कि वो बंकिम बाबू थे, ये नरेंद्र बाबू हैं, और ये भी एक अपना मठ चला रहे हैं, एक किताब लिख रहे हैं। वो आनंद मठ था, ये इनका भी एक मठ है, नरेंद्र मठ। आप देश को कहाँ ले जा रहे हो यार, ये तो बताओ हमको, क्या चाहते क्या हो आप? आप सोचिए कि बंगाल में, अगर जो आज़ादी के टाइम का इतिहास जानते हैं, पढ़ा हो बाप, इन्होंने पढ़ा हो कि आज़ादी की टाइम पर, पूर्व संध्या पर नोआखली में क्या हुआ था, आग लगी हुई थी नोआखली में। वो नोआखली तो बंगाल उसमें चला गया था, बांग्लादेश में चला गया। मोदी जी बंगाल के विभाजन की बात करते हैं, 1905 के। मोदी जी ये बात नहीं करते कि 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को किस तरह से भारत के साथ जोड़ा, भारत को आजाद, बांग्लादेश को आजाद कराया। मोदी जी ये नहीं कहते कि उनके होते हुए बांग्लादेश कैसे फिर इस्लामिक हो गया और उनके कारण किस तरह से हिंदुओं को वहां प्रताड़ित किया गया, नहीं बताएंगे। तो
आप देखिए, आप गौर करिए, तमिलनाडु में भी एक मुद्दा निकाल रहा है ये, मदुरै के पास एक पहाड़ी पर दीपोत्सव का सुप्रीम कोर्ट में आया है मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट में आया मुद्दा, और ये केरल में भी कोई निकाल लाएंगे। इनकी रिसर्च टीम जो है वो 24 घंटे कब्रों को खोदने का काम करती है। मंदिर कहते ही हैं कि हम मंदिर बना रहे हैं, पर खोदते कब्र हैं। वाह वाह, सही बात। जैसे कह रहे हैं ना कि अपन कोई अपने यहाँ कहावत है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, या किसी से नाराज हो जाओ तो कहते हैं मैं तेरी कब्र खोद दूंगा, यही कहते हैं ना, क्योंकि सही बात, सही बात। वो मुर्दा जल गया तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते, और अस्थियां प्रवाहित हो गई, तो कब्र ही खोद सकती। तो हमारे यहाँ जब से ये सरकार सत्ता में आई है, केवल एक काम कर रही है, कब्र खोद रही है। ये जो हुआ, इसका क्या असर होगा, जो अब हमको ये देखना चाहिए। इसके असर ये होंगे, जो मोदी जी ने किया या बीजेपी ने किया है, पिछले कोविड के टाइम, पिछले चुनाव में भी किया, 2021 के चुनाव में भी करने की कोशिश की, पोलराइजेशन बढ़ेगा, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन बढ़ेगा, और ये बढ़ाना चाहते हैं, ये सारे काम बढ़ाना। पर होगा क्या, इस पोलराइजेशन जो हुआ कल, उसके कारण कि ये मान रहे थे कि मुसलमान तो दीदी से अलग हो जाएंगे इस चक्कर में। वहां बाबरी मस्जिद बना रहे हैं मुर्शिदाबाद में, मुसलमान काफी रेडिकल हो गए वहां, सर 27%। वो भाजपा का लोकसभा का उम्मीदवार था, हुमायूं कबीर। मालूम है, उसको ममता ने निकाल दिया, निलंबित कर दिया। अभी बीजेपी के लिए बड़ा हो गया, जैसे कोई एक ओवैसी पैदा हो गया, और वो हुमायूं कबीर एक पार्टी बना रहा है और इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेगा, और वो जैसे बिहार में हुआ सीमांचल, वैसे करेगा, और ओवैसी के साथ मिलकर लड़ेगा, ऐसा उसने कहा है। मतलब ये भी इस्टेब्लिश हो गया कि ओवैसी तो बीजेपी के ही आदमी है। एनडीए को समर्थन कर दिया बिहार में। जैसे जैसे मेरा ये मानना है, मेरा एक विचार है, मानना नहीं विचार है, कि जिन्ना ने बीजेपी की सबसे बड़ी मदद की, या मैं मानता हूं कि जिन्ना जो है बीजेपी के आदमी थे या संघ के आदमी थे। कारण बोलता हूं मैं कि अगर वो विभाजित नहीं करते, पार्टीशन नहीं करते, तो वो जो पाकिस्तान के 25 करोड़ मुसलमान हैं, वो आज भारत में होते। तो 20 करोड़ ऑलरेडी आपके यहाँ हैं, 25 करोड़ पाकिस्तान के, और आप बांग्लादेश के और जोड़ लीजिए, तो आप टोटल पॉपुलेशन अविभाजित भारत की मुस्लिमों में की कितनी होती है, ये सोचिए। तो मोदी जी को संसद में घोषणा ये करनी थी कि हम जो गलती की नेहरू ने, हम उसको दुरुस्त करेंगे, और पाकिस्तान और बांग्लादेश से कहेंगे कि वो भारत में शामिल हो जाए फिर से, और हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले मुस्लिमों का, उन लोगों का जो भारत छोड़ के गए थे, उनका स्वागत करते हैं। भाई कोई गलत चीज हो गई तो उसको अनडन करना पड़ेगा ना। नहीं, नहीं करेंगे, आप बताइए, करेंगे? 50
करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी मुसलमानों की। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये तो जिन्ना ने बड़ी मदद की भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी को सत्ता में आने का भी मौका दे दिया और कांग्रेस की आलोचना करने का भी, नेहरू पर फटकार लगाने का भी मौका दे दिया। बंगाल में अब क्या होगा कि ये जो लोग हैं, जो वहाँ जो 70% मेजोरिटी है, इतना पोलराइजेशन कर दिया है वहाँ, अब और करेंगे कि वो डर के मारे ममता के पास आ जाएंगे सारे के सारे। वहाँ की मेजोरिटी जो है, पिछली बार 70 से ज्यादा सीटें मिली थी बीजेपी को। इस बार अगर आपने देखा किस तरह का भरे हुए बैठे थे ये, महुआ का आखिरी सेंटेंस क्या था, आपको थोड़ा सुनना चाहिए और अपने वाचकों को, आपके दर्शकों को सुनाना चाहिए। जी आखिरी लाइन, आखिरी दो, जी उसने चुनौती दी कि आओ हम देखते हैं तुमको बंगाल में। आप सोचिए कि अगर बंगाल में बीजेपी का सफाया हो जाए तो आपको कैसा, मतलब क्या मैसेज जाएगा। आपने एसआईआर करवा लिया, आपने वहां हुमायूं कबीर को पैदा कर दिया, आपने मतुआ कम्युनिटी को पैम्पर कर दिया वहां, आपने उत्तर बंगाल को अलग करके राज्य बनाने की फाउंडेशन रख दी, आपने वंदे मातरम कर दिया और बंगाल की अस्मिता पर, बंगाल की संवेदनशीलता पर प्रहार कर दिया। और जो काम नेहरू पर प्रहार करने का राजनाथ सिंह ने टेंडर लिया था, आपने सुना है ना, राजनाथ सिंह ने जो नेहरू पे हमला किया था, उसकी पूर्णाहुति मोदी जी ने की। अब मोदी जी कभी नेहरू पे हमला नहीं करेंगे। प्रियंका ने कहा ना कि हमारे करो, एक दिन बहस करो और जितनी गालियां देना नेहरू को दे दो। तो इसलिए ये जो वंदे मातरम पर जो कल हुआ, और अभी आप देखिए आज एसआईआर पर और जो चुनाव पर जो चल रहा है पार्लियामेंट में, किस तरह से प्रियंका और मनीष तिवारी और तमाम लोग हमले कर रहे हैं, विपक्ष हमलावर है। हरी भाई, एक चीज ये बताइए कि ये जो भारत में चलता है, ये दुनिया तो देखती होगी ना, कि नहीं देखती है? ऑफ कोर्स देखते हैं। देखते हैं ना। हाँ निश्चित, और और उनके दूतावास यहाँ हैं। आपके गुजरात के जो करोड़ों लाखों लोग बसे हैं अमेरिका में और इंग्लैंड में और अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में, वो नहीं देखते होंगे कि क्या हो रहा है। वो देखते हैं मगर भक्ति भाव ज्यादा है उनमें। नहीं, वो सब टूट जाएगा भक्ति भाव। नहीं, अब भ्रम निरसन हो रहा है हाँ, ब्रह्म निरसन हो रहा है ना, क्रमशः। तो हाँ, तो इसलिए ये बहुत जरूरी था कि ये साधारण बुखार नहीं है, ये टाइफाइड है, निमोनिया है बीजेपी को। विपक्ष जो है, उन्होंने कहा, प्रियंका ने कहा कि हमको कोई चिंता नहीं, हम 50 बार हारने को तैयार है, 100 बार हारने को। हार जीत का मामला थोड़ी है। आप तो जब बताइए आप कर क्या रहे हैं। तो ये लोग जो चाहते हैं वो यही है कि पार्लियामेंट की जरूरत नहीं, जुडिशरी की जरूरत नहीं, विपक्ष की जरूरत नहीं, और एक जो दलालों की फौज
खड़ी हो गई है इनके साथ, वो इनको हवा भरती रहती है। तो ये चलेगा नहीं हरि भाई। ये आप देखना कि अब बंगाल के चुनाव पर नजर रखना आप कि क्या करते हैं ये। अभी तो तारीख भी नहीं घोषित हुई, अभी करते हैं कि नहीं तारीख घोषित, ये भी देखना। और भाजपा के कार्यकर्ता वहां जा पाते हैं कि नहीं, शुभेंदु अधिकारी क्या करते हैं, वहां गीता पाठ कर रहे हैं। बताइए, ब्रिगेड मैदान पे गीता पाठ किया है। बिहार में सीता पाठ, बंगाल में गीता पाठ, और अयोध्या में राम मंदिर, और लोकसभा हारते हैं। और लोकसभा हारते हैं। तो इसलिए अब आपकी इजाजत हो तो हम अपनी बातचीत को विराम दे सकते हैं। आपका कोई पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो बंद करते हैं। नहीं, आपने सही विश्लेषण किया, और अब सबकी नजर बंगाल पर है, और ये बंगाल प्रेरित इनके कारनामे हैं। अब वहां पर बंगाली उतने मूर्ख तो नहीं है, बंगाली तो बुद्धिमान लोग होते हैं, और वो अपना मस्तिष्क का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा हम समझते हैं। इसलिए आपने आज जो विश्लेषण किया है, मैं उससे सहमत हूं, हमारे दर्शक भी सहमत होंगे। और बाकी तो इनकी असलियत तो अंग्रेजों के मुखबिरों की ही थी। पाकिस्तान प्रस्ताव सिंध असेंबली में भी तभी पारित हुआ था जब वहां पर जिन्ना की मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, सावरकर की हिंदू महासभा का सरकार, उसकी सरकार थी मार्च 1943 में। तो और हिंदू महासभा के मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया था, मेंबरान ने इस्तीफा नहीं दिया था। तो इनकी असलियत तो अब बेनकाब करते हैं, मोदी जी बेनकाब कर रहे हैं। अच्छा हो गया इन्होंने। अब ये देखिए, ये कई बार क्या होता है कि आप खुद ही अपने आप को जैसे वो कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं। एक्सपोज कर दे, सही बात है। तो ये खुद ही ने कहा कि हम अपने आप को, हमारा चिट्ठा खोल रहे हैं। अब क्या है, गली गली में लोग इनका इतिहास खोलेंगे। हाँ, सही बात है। और इनको बताएंगे कि आप ये हैं, संघ ये है, हिंदू महासभा ये है, आपके नेता ये हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये थे, सावरकर ये थे, ये सब बताएंगे। सही बात है, सही बात है। तो इसलिए मैंने जो कहा शुरू में कि ये मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, देश के लिए बहुत उल्लेखनीय काम किया, तथ्यों को उजागर कर दिया, उनके तथ्यों को उजागर कर दिया। बिल्कुल। अब ये जनगण मन पर ही खत्म होगा। वंदे मातरम से जो शुरू हुआ है, ये पार्टी का जैसे कार्यक्रम के आखिर में जनगण मन होता है जी, शुरू में वंदे मातरम, तो इनका वंदे मातरम हो गया है, अब जनगण मन बाकी है। वो बंगाल में होगा जी, तो वो ममता करेगी, ममता करेगी, सही बात है। सर, आप हमारे साथ आज जुड़े और बहुत अच्छा विश्लेषण करे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।